क्लास स्टार्ट हो गई क्या? हो गई शुरू? देखना फोन में चालू हो गई, चल रही है। आइस ब्रेकर जानते हो क्या होता है? आइस ब्रेकर नहीं, आइस ब्रेकर का मतलब होता है जब बच्चे नए आते हैं ना क्लास में, तो बड़े सहमे सहमे से बैठे रहते हैं, डरे डरे से बैठे रहते हैं, है ना। और मतलब उनको रिदम बनने में काफी टाइम लगता है, बोलने में काफी टाइम लगता है, क्लास में बोलते नहीं है आकर के। अगर कोई टीचर समझा रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी नहीं बोलेंगे क्लास में आगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़िया एंजॉय करेंगे खूब सारा, और खूब सारी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ना डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है। जो भी पढ़ा रहे हैं, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप तुरंत के तुरंत पूछिए, ठीक है। डरने घबराने की और हिचकिचाने की एकदम ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप क्वेश्चन वही पूछें जो टॉपिक चल रहा है ना। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तुम कह रहे हो सर ईरान और यूएसए का वॉर कब रुकेगा, बताओ ना सर, कुछ कब बंद होगी ये, है ना। तो उसको हम जीएस में पढ़ेंगे, उसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ेंगे, वहाँ बताएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें जो क्वेश्चंस अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाँ, उनके लिए मना नहीं कर रहे हैं पूछने के लिए, आप आराम से पूछिए उनको, बैच के बाद आराम से बैठते हैं फिर पूछो, आप लोगों को जो पूछना है पूछो, है ना। क्योंकि उसमें क्या है कि अपन फालतू के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट हमारा ही होगा, बाकी पढ़ने वाले बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप लोगों की ऐसी जिज्ञासा है कि नहीं सर हमें तो ज्ञान दो सर, तो उस ज्ञान के लिए एक जीके जीएस का बैच शुरू करेंगे, उसमें खूब सारा ज्ञान देंगे तुम्हें ट्रक भर भर के, ठीक है। फीस अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं क्या रहती है, ठीक है, बता देंगे आप लोगों को। लास्ट ईयर की तरह फ्री तो नहीं करेंगे, अब की बार फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार हम तीन चार टीचर्स रहेंगे। तो 3-4 टीचर्स रहेंगे, हो सकता है वो सामने वाला रूम भी मेरे को लेना पड़े उसके लिए, तो करेंगे कुछ व्यवस्था है। लास्ट ईयर तो मैंने इसीलिए, वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि चलो देखते हैं करके कुछ अलग। हालांकि मैं फ्री तो नहीं करना चाह रहा था, पर सोच रहा था कि बामोर की जनता कितना सपोर्ट करती है इसको, लेकिन बामोर की जनता बामोर की जनता है ये आम लोग नहीं है, यहाँ के एकदम खास हैं, इनके हिसाब से होनी चाहिए सारी चीजें। और कोई कुछ अच्छा करना चाहता है तो फिर दूसरे विरोधी टाइप के लोग वो, है ना, उसमें नुस्ख निकालना शुरू कर देते हैं, बच्चों को भड़काना शुरू कर देते हैं। तो हमने सोचा नहीं, इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार अपनी अच्छी तैयारी के साथ शुरू करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइस ब्रेकर, खूब हंसना है, खूब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तब पढ़ना है ना। हमारे साथ 11th क्लास की बायोलॉजी में तो हंसी मजाक कम रहा था, लेकिन हमारे 12th क्लास की बायोलॉजी में खूब जम के हंसी मजाक रहेगा, है ना। तो देखो ये हमारी यूनिट्स हैं, बायोलॉजी का सिलेबस है जो मैंने कल लिखाया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो इसमें एक यूनिट ये है हमारी यूनिट 1, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें हम 3 यूनिट्स के बारे में, 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। सोचो अगर कोई जनन ना करे तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अगर कोई जनन करे ही ना, रिप्रोडक्शन करे ही ना, तो क्या होगा, है ना। यानी कि मतलब यह है कि हम बच्चे ही पैदा ना करें तो क्या होगा, क्या होगा, हम हैं, हम मर जाएंगे, उसके बाद फिर पूरा का पूरी, है ना, जो ह्यूमन से वो सबके सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर पेड़ पौधे जनन ना करें तो वो
सब एक्सपायर हो जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे सबके सब। तो इस वाली यूनिट में अपन यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में, कि पेड़ पौधे, है ना, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और हम लोग मनुष्य किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे अपन हर चीज को लेकर के। इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था शुरुआत में, है ना हम थे, ना पेड़ पौधे थे, ना जीव जंतु थे, कुछ नहीं था। हम लोगों का जन्म हुआ एक हिस्से, कैसे हुआ, उसकी क्या कहानी है, वो सब अपन इन चैप्टर्स में बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इवोल्यूशन की कहानी, ये रहा, है ना, इवोल्यूशन में यहाँ पर पढ़ेंगे अपन कि पृथ्वी पर जीवन आया तो आया कैसे, पेड़ पौधे बने तो बने कैसे, हम लोग बने तो बने कैसे, है ना। उसकी कुछ अलग तरह की कहानियां चलती हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथों में कुछ कहानियां चलती हैं, उनकी क्या कहानियां हैं वो भी अपन देखेंगे, है ना। साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे, इसमें इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पर तो अपन क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। हम लोगों का जन्म कैसे होता है, एक स्पर्म मिला होगा, एक ओवम मिला होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, उससे जायगोट बना होगा, जायगोट धीरे धीरे डिवाइड करता गया होगा और इस तरह से हमारा जन्म हुआ होगा, है ना। तो ऐसे ही पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में भी, पेड़ पौधों में तुमने देखा होगा पोलन ग्रेन होते हैं ना, और फ्लावर जो होता है, फ्लावर में सेक्सुअल और तुम्हारे फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल करके, है ना। तो उनमें एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होती है। जो मेल फ्लावर होता है वहाँ पे उसमें एंथर होता है ना, एंथर में परागकण बनते हैं, एंथर यानी कि परागकोश होता है, उसमें परागकण बनते हैं, एंथर होता है, एंथर में बनते हैं तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, है ना। और वो पोलन ग्रेन्स जाकर के फीमेल फ्लावर पर जाते हैं, और फीमेल फ्लावर में एक पार्ट होता है ऊपर स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा, वर्तिका कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तो वहां पर गिरते हैं। वहां पर जाकर के फिर वो एक ट्यूब के सहारे उस तक पहुंचता है, बीजांड तक पहुंचता है फ्लावर के, है ना। फिर वहां पर जाकर के एक एग होता है, उस एग से जाकर के वो पोलन ग्रैंड मिलता है, तब जाकर के वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है ना। तब जाकर के तुम्हारा क्या बनता है, सीड, फ्रूट बनता है। फ्रूट में तुम्हारा वहीं पे क्या बनेगा, सीड बनेगा। उसी फर्टिलाइजेशन की वजह से तुम्हारा क्या बनता है, सीड बनता है। और वही फ्यूचर का क्या होता है, प्लांट होता है। उसको जब भी हम कहीं डालेंगे उस सीड को, तो वो क्या हो जाएगा, एक नया पौधा बना लेगा, है ना। बस हमें इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर को इतना पढ़ने में हमें 1 महीना लग जाएगा कम से कम, है ना। सबसे बड़ा चैप्टर यही है तुम्हारा, लैंगिक जनन, ये सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे इवेंट्स पढ़ेंगे अपन इसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहे होते हैं तुम्हारे, अपन देखेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है, अपन देखेंगे कि ओवम कैसे बनता है ना। प्लांट्स में देखेंगे अपन पोलन ग्रैंड कैसे बनते हैं, है ना। और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें जो ओव्यूल होता है, वहाँ पर जाकर के किस तरह से फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, वो सब अपन प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं ना। फिर हो जाएगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अपन फर्टिलाइजेशन में केवल वही पढ़ते हैं, जाएगा उसका क्या नाम है, स्पर्म का ओवम से मिलना, उसमें बस एक ही इवेंट पढ़ते हैं, छोटा सा पोर्शन रहता है वो इस चैप्टर का। फिर अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब जो निषेचन हो गया उसके बाद की घटनाएं क्या क्या होती हैं, है ना। पेड़ पौधों में क्या होता है, मनुष्यों में निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें देखने को हमें मिलती हैं, है ना। जैसे तुम्हारा पेड़ पौधे हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें क्या बनेगा, तुम्हारा फ्रूट बनेगा, है ना। वो फ्रूट कैसे बनता है, सीड बनेगा, वो सीड कैसे बनता है, वो सब चीजें अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन मानव जनन हो गया, पुष्पिपाद में लैंगिक जनन हो गया, ये 2 चैप्टर तुम्हारे पेड़ पौधों के बारे में सेपरेट, ये तुम्हारा हम लोगों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। फिर अपन जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन लिखा होगा यार कहीं, नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो समझने में, वैसे तो मैं साथ ही साथ बोलता जाता हूँ हिंदी टर्म्स भी और इंग्लिश टर्म्स भी, फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो बताते जाया करना कि सर थोड़ा सा और कोशिश करो, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, उसी हिसाब से।
वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ ही हम बैठ के पढ़ते हैं। यूपीएससी के लिए बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे 80% हिंदी चलती है, 20% इंग्लिश चलती है क्लासेस में। मतलब जो जरूरी टर्म्स हैं टीचर उन्हीं को इंग्लिश में बोलता है, बाकी सब हिंदी में ही समझाते हैं। अगर मैं इंग्लिश यहाँ पर बड़बड़ाता रहूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आएगा? इंग्लिश भले ही बोलता रहूँ, लेकिन कहोगे फिर भी सर समझा तो दो हिंदी में, क्या मतलब है इसका? तो मैं उसी हिसाब से समझाता हूँ कि आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? फिर हम आएंगे इसमें जेनेटिक्स में, है ना? ये हमारी एक दूसरी यूनिट होगी। मेरा वाह वाह है, मेरा में पासवर्ड डला है वैसे इसमें, तो शायद क्या पासवर्ड होगा? के एकेडमी 1 डाल के देख, हाँ शायद खुल जाए। देख लो, ऐसे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। मतलब सर का ही हॉटस्पॉट उड़ा दो। इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, है ना, कि तू तो कैसी लगती है? पापा जैसी लगती है, पापा जैसी दिखती है, तो मम्मी जैसी दिखती है, तेरी आंखें तो नानी जैसी दिखती हैं, तेरे बाल तो नाना जैसे हैं, है ही नहीं बाल, है ना, तेरे नाना के भी बाल नहीं थे। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम कहाँ पर देखेंगे? जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना। ये हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। हमारी लाइफ, मैंने आप लोगों से कल भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि क्या क्वेश्चन था? आप जैसे हो वैसे क्यों दिखते हो, है ना। इसका जवाब हमें किस में मिलेगा? इस जेनेटिक्स में मिलेगा कि आप ऐसे ही क्यों दिखते हो, है ना। तो इसमें पढ़ेंगे अपन जेनेटिक्स में। और भी इसमें बहुत सारी, अब तो इसकी टेक्नोलॉजीज इतनी आगे पहुंच चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जेनेटिक्स में कि सेम टू सेम तुम्हारी ही 2 कॉपी बनाई जा सकती है। एक छाया ये बैठी है और 10-20 छाया बनाई जा सकती हैं सेम टू सेम। और ये किसकी मदद से होता है? जेनेटिक्स की मदद से होता है। कुछ नहीं चाहिए, एक बाल चाहिए बस, एक बाल से दूसरा व्यक्ति बन जाएगा, तुम्हारी 2 कॉपी। क्योंकि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? डीएनए में, है ना। वो सारे कांड इसी जेनेटिक्स में होते हैं। तुम्हें चाहिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था डिजाइनर बेबीज के बारे में। डिजाइनर बेबी, हमें जैसा बेबी चाहिए वैसा बेबी हम जन्मा सकते हैं, यानी कि उसको जन्म दे सकते हैं जेनेटिक्स की मदद से। आपको लगता है कि ऐश्वर्या राय जैसी आपके बच्चे की आंखें होनी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ऐश्वर्या राय का डीएनए लेके आना है। अब वो डीएनए देगी थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना कोई भी डीएनए दे देगा अपना। नहीं तो पता चला कि तुमने डीएनए ले लिया किसी का और बाद में जो बच्चा हुआ वो पहुंच गया प्रॉपर्टी लेने के लिए वहां उसके पास, है ना, क्योंकि वो बच्चा तो उसी का है ना। वो करा लो डीएनए टेस्ट, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, और वो तो डीएनए जिसका लिया होगा उससे मैच करेगा। ये बच्चे खो जाते हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे, बच्चे खो जाते हैं, या फिर अपन ये जो अपराधी होते हैं बहुत सारे, है ना, जैसे बच्चा खो गया। अब बच्चा इतना सुंदर है, क्यूट सा है, बढ़िया है, 2 लोग पहुंच गए ढूंढते ढूंढते बच्चे को, और दोनों कह रहे हैं ये बच्चा तो मेरा है, ये बच्चा तो मेरा है। अब कैसे पता चले बच्चा किसका है? डीएनए टेस्ट से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन इसमें पढ़ते हैं, उससे पता करते हैं, है ना। ऐसे ही मान लो आप एक क्राइम, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, है ना, आप किसी होटल में थे और किसी ने मर्डर कर दिया उस होटल में, आपको पता भी नहीं था, लेकिन जब बाद में पता चला कि मर्डर हुआ है, पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, आप मौके पर मिले, अब आप फंस गए, है ना।
अब सोचो आप कैसे बचोगे उससे। तो यही टेक्नोलॉजी जो अपन इस जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, काम आती है अपराधियों की जांच करने में। क्योंकि जो भी वहां पर अपराधी रहा होगा उसने कुछ ना कुछ तो फिंगरप्रिंट छोड़े होंगे अपने। हो सकता है मार काट में उसका कहीं ब्लड लग गया हो, है ना। तो उस मौके पर जो भी चीजें वहां से उनको मिलती हैं सैंपल के रूप में, वो कलेक्ट कर लेते हैं सारी चीजों को। फिर उनकी क्या करते हैं, ले जाकर के फॉरेंसिक जांच कराते हैं, है ना। फिर आपका भी डीएनए लेते हैं। अगर उन रिपोर्ट से, फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि ये डीएनए आपके डीएनए से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर गया तो आप अपराधी हैं, और नहीं करा तो आप बच सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें ही पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में ही, है ना। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सिलेबस है ये बायोलॉजी का, कतई बोरिंग कर देने वाला नहीं है। बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से बैठ करके, जैसे अभी बैठ के सुन रहे हो ना, बस ऐसे ही सुनते रहना। अभी इसमें ऐसे ऐसे शैतान आएंगे, ऐसे ऐसे बदमाश आएंगे पढ़ने के लिए, और वो लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। शैतान तो सब होते हैं, हाँ। वो ना तो खुद पढ़ेंगे और ना तुम्हें पढ़ने देंगे, बातों में लगे रहेंगे, है ना। पर तुम लोगों को उन पर ध्यान नहीं देना है। मैं कोशिश करूंगा इस बार के ऐसे बच्चे ना आ पाए बैच में, और आ भी जाए तो उनके लिए एक तगड़ा सा अच्छा सा मैंने सिस्टम कुछ बनाया है, उनको बाहर करने का करूंगा, उनको बाहर ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर के बैच में कुछ ऐसे बच्चे आ गए थे जिनकी वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई बात कर रहा है क्लास में बैठ के, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इधर ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो तो मतलब आप फिर क्या कर रहे हो क्लास में बैठ करके, है ना। वो जो कर रहा है करते रहने दो, बाकी शोर शराबा ना हो, इसका ध्यान मैं रखूंगा, ठीक है। शोर शराबा होता है इसलिए क्योंकि मैं आके शुरुआत में ही आप लोगों से भी कह दिया, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कुछ शैतान क्या होते हैं, इसको गलत ले जाते हैं, और अब क्या, सर तो मारेंगे नहीं, सर तो डांटेंगे नहीं, है ना, तो कर लेते हैं बातचीत, तो फिर वो बातचीतों में लग जाते हैं। तो इस चीज का गलत फायदा आप लोगों को नहीं उठाना है। आप लोगों को मैंने ये परमिशन दी है तो किस लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरेक्शन हो सके, आप कोई चीजें पूछ सको, आप डरो नहीं, इसलिए, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। सर बता दो पासवर्ड। बताया नहीं आया, क्या कैटेगरी में डाला था, नहीं डाला, डाल दिया मैंने, नहीं आया, चेक करो आप। भैया तूने क्या डाला है, क्या करना हैं? ये डालना, ये सब इस स्मॉल ही बनाना, ठीक है। यही है पासवर्ड तो। आप लोगों ने कोडिंग के बारे में सुना है, कोडिंग, है ना, सुना है, क्या होता है उससे, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, है ना, और प्रोग्रामिंग की जाती है उससे, कोडिंग से, है ना। तो हमारा डीएनए भी कुछ ऐसा ही है, सुपर कंप्यूटर जैसा। जैसे हम कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम सेट करते हैं, उसमें कोड जरा सा भी गलत हुआ, पूरा प्रोग्राम ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। ऐसे ही हमारा डीएनए में भी कोडिंग होती है, कोड होते हैं कुछ, है ना। जरा से भी उनमें थोड़ा सा भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा हमारी बॉडी का मेकअप बदल सकता है। हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, अपन लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे ना, वो आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड अम्ल होते हैं, और डीएनए में कौन कौन से होते हैं, वो चार होते हैं, उनमें कौन कौन से, प्यूरिन, पिरामिडिन,
सर 11th क्लास की बात मत करना। ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, यही है कोड डीएनए के। ये जरा से भी ऊपर नीचे हुए, जरा से भी गलत हुए तो पूरा का पूरा हमारा जो बॉडी का मेकअप है वो क्या हो सकता है, बदल सकता है। आप ऐसे हैं तो उस डीएनए के वजह से ही है ना, उस कोडिंग की वजह से ही है। उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो हमें या तो बीमारियां हो जाती हैं, है ना, या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना। ये उनके जो तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में कम ज़्यादा होने की वजह से ये सब बीमारियां हमें हो जाती हैं, है ना। फिर अपन आएंगे इसमें तीसरी यूनिट में, हेल्थ एंड डिसीज वाली में। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बच्चे बहुत बीमार होते हैं कि कम बीमार होते हैं, है ना, ज्यादा होते हैं बीमार। बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, बच्चे ज्यादा बीमार नहीं होते, बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं ना। सर देखना, ठीक है, अब देखना, हाँ ठीक है। और कोई कंप्लेंट है तो मुझे कॉल कर दे। अच्छा, तू कंप्लेंट इसकी सॉल्व करेगी, खुद की कंप्लेंट सॉल्व होती नहीं है, अच्छा है। हाँ चलो ठीक है, तुम्हें बताएंगे कंप्लेंट सॉल्व करना, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़े रही तो हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अच्छा लगता है जब ना पढ़ने वाले बच्चे अपने भाई बहनों के लिए कहते हैं कि मुझे कंप्लेंट करना अगर ये ना पढ़े तो। अभी यहीं पर खड़ी होकर सुन रही है, हैं? इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे भाई बहन ऐसे टीचर के पास पढ़ें जो टीचर ढंग से नहीं पढ़ाता है। वो भले ही मक्कारी करे, खुद नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन वो अपने भाई बहन को ऐसे टीचर के पास बिल्कुल नहीं भेजेगा या भेजेगी जो टीचर अच्छा ना पढ़ाता हो। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भले ही आप अच्छे ना पढ़ें, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग अपने भाई बहनों को इधर ही भेजो। तो अपन इस चैप्टर में जब एंट्री करेंगे हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में, तो हमने देखा है कि जब हम छोटे छोटे होते हैं हमें बहुत कम बीमारी लगती हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत छोटी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, है ना, आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो तुम्हारा कमजोर होगा, और कमजोर होने के साथ में इसमें वायरस बैक्टीरियाज वगैरह इतने हैं। आप अपने हाथ पर ही अगर तुम अभी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इतने सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा, है ना। तो इनसे कैसे बचेंगे? हमें कभी भी बीमारियां लग सकती हैं, कभी भी हम बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें बचा करके रखती हैं? तो हमारी इम्यूनिटी है जो हमें इन सब चीजों से क्या करती है, बचाती है। वो कितने तरह की इम्यूनिटी है, कैसे हमारा शरीर से इन सब चीजों से फाइट करता है, लड़ता है बीमारियों से, सब अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं, ठीक है, और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारी बॉडी के पास इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी होती है उसके पास कि वो हमें किसी भी बीमारी से क्या कर सकती है, बचा सकती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में वैसे ही समझा रहा हूं। एक होते हैं एंटीजन्स, एक होते हैं एंटीबॉडीज, है ना। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स को ऐसे समझो कि वो बाहर के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, है ना। और एंटीबॉडीज वो है जो सैनिक है, रक्षक, ठीक है। जैसे मान लो एक कंट्री है ये, है ना, एक कंट्री ये रही, एक कंट्री ये रही, ए और बी, है ना। तो यहां से कुछ लोग मान लो इधर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको अपन कहेंगे एंटीजन,
है ना, एंटीजन। और इसके खुद के पास होते हैं क्या, एंटीबॉडी, है ना, खुद के पास क्या होते हैं, एंटीबॉडी। जैसे ये एंटीजन यहाँ पर प्रवेश करते हैं, किसी की बॉडी में प्रवेश करते हैं, वो एंटीजन्स कुछ भी हो सकते हैं, धूल कण हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बैठे एंटीबॉडीज क्या हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर के तुरंत इनको ऐसे पकड़ने लगते हैं एंटीजन्स को, और पकड़ पकड़ के इनको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है। आप लोगों ने कोरोना का केस खूब सुना होगा, कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, है ना, क्या था, वायरस ही तो था वो। जैसे ही वो बॉडी के अंदर जा रहा था, वो इंसानों क्या कर रहा था, बीमार कर रहा था। वो बीमार क्यों कर पा रहा था, वो बीमार इसलिए कर पा रहा था क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर उन एंटीजन से लड़ने की क्षमता नहीं थी, है ना। हमारी एंटीबॉडीज उस वायरस के खिलाफ बनी ही नहीं थी। जैसे हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। ज्यादातर केस में जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है 2-3 दिन बाद, है ना। तो ऐसा क्यों हो पाता है, हमारी ज्यादातर बीमारियां ठीक हो पाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उन बीमारियों से लड़ने की एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, ऑलरेडी हैं। तो वो एंटीबॉडीज उनसे एंटीजन से लड़ पाती हैं और लड़ करके हमारी बॉडी को सुरक्षित बचा लेती हैं। लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बने ही नहीं है। कोरोना ऐसी ही बीमारी तो थी, पहली बार आई थी क्या, इससे पहले कोरोना का नाम सुना था आप लोगों ने, नहीं सुना था। जब वो वायरस पहली बार आया था, है ना, तो आपकी बॉडी समझ ही नहीं पाई कि ये है क्या, एंटीबॉडी थी ही नहीं आपकी बॉडी के पास। तो जैसे ही आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू किए, उसको समझ के शत्रु को, तब तक तो उसने इतनी अपनी रेप्लिका बना दी, उसने अपनी इतनी सारी कॉपी बना दी कि तुम्हारा पूरा गला ही क्या कर दिया, चौक कर दिया। आदमी को क्यों वो लगाने पड़ रहे थे सिलेंडर उसके ऑक्सीजन के, इसीलिए क्योंकि वो सांस लेने में उसको क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। और तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि उसने जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसने अपनी इतनी सारी कॉपीज बना ली, इतनी सारी कॉपीज बना ली कि बहुत ही ज्यादा, बहुत फास्ट तरीके से वो अपनी क्या कर रहा था, कॉपीज बना रहा था। इसीलिए हमारी बॉडी उसके खिलाफ नहीं लड़ पा रही थी। अगर एंटीबॉडीज होती ऑलरेडी तो आराम से लड़ पाते, है ना। तो वो सारा का सारा मैकेनिज्म हमारी बॉडी किस तरह से लड़ पाती है, वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इस हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी डिसीज किसकी वजह से होती है और उसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। एड्स के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, और टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी कॉमन डिसीजेज हैं, जुकाम, कोल्ड वगैरह, ये सब अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं दोनों यूनिट्स में, ठीक है। इसमें अब ऐसा तो है नहीं है कि सारे के सारे सूक्ष्म जीव, सारे के सारे जो तुम्हारे, है ना, माइक्रोब्स हैं, वो खराब हों, हमें बीमारी करते हों, है ना। कुछ कैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया वगैरह अच्छे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, है ना। तो उनको हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा घर में जब दही बनाते हैं तो उस दही को बनाने में क्या काम आता है, माइक्रोब्स ही काम आते हैं, आते हैं कि नहीं आते। जब तुम दही बनाते हो तो उसमें जावन डालते हो आप लोग, है ना, जावन कहते हैं ना उसको, हाँ। तो जब आप लोग उसको उसमें डालते हो तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, लैब बैक्टीरियाज, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही बनाने का काम करते हैं। अगर सोचो वो बैक्टीरिया ना होता तो क्या हम दही खा पाते, नहीं खा पाते, है ना। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। आप जब पकौड़े बनाते हो तो उसमें वो डालते हो सोडा, वो भी बैक्टीरिया है ना। उस सोडे से आपके जो वो हैं पकौड़े, वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। आप वो जो केक बनाते हो उसमें भी वही डालते हो। तो जब चीज़ों को जहाँ पर फुलाने की जरूरत होती है वहाँ पर आप सोडा डालते हो, सोडा भी एक तरह का वो बैक्टीरिया है ना। अगर सोचो वो ना होता तो क्या हम ये प्रोडक्ट बना पाते, डेली के घर में जो यूज होने वाले खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, नहीं बना पाते, है ना। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारी फसलों के लिए अच्छे होते हैं, हमारी मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। अगर वो हमारी मिट्टी में हैं तो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि उनकी उर्वरा शक्ति को वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर सोचो वो ना होते तो हमारी मिट्टी खराब हो जाती,
उपजाऊ ना रहती, तो वो हमें वहाँ पे फायदा करते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे आसपास जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, सीवर, है ना, सीवर का जब पानी कहीं जा रहा होता है, इन सीवर के पानी को क्लीन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। अब माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो इस पानी को क्या करते हैं, साफ करते हैं, पूरी गंदगी को खा जाते हैं। सोचो जो गंदगी है तुम्हारी सीवर के थ्रू जा रही है, सारी गंदगी को चट कर जाते हैं वो लोग। अगर सोचो वो ना होते तो कितनी बीमारियां फैल सकती थी, कितनी गंदगी फैलती, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कोई पशु वगैरह मर जाता है ना, कुछ दिन रहता है, उसके दिन गायब, बचता है क्या उसका, कुछ भी नहीं बचता, पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा का पूरा वो खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्मजीव, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कीड़े से आ जाते हैं, वो उसको पूरा क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, चट कर जाते हैं, है ना। तो उन सब के बारे में अपन कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। ठीक है, टाइम तो नहीं हो गया? ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, नीट वगैरह। वैसे तो सारी इंपोर्टेंट है पर यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट वगैरह में। कौन कौन को देना है नीट, देना है किसी को इस बार? मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी नीट का एग्जाम देता हूँ ये। अभी एक बुड्ढे ने निकाला है, पता नहीं 60 साल का बुड्ढा था, कौन सा था, कितने साल का था, नीट दिया उसने और नीट क्लियर कर लिया। तो एज थोड़ी ना है कोई पढ़ने की, कभी भी एग्जाम दे सकते हैं नीट जेई वगैरह का। यूपीएससी में तो फिर भी एज लिमिट है, नीट वगैरह में नहीं है। आप भले ही बुढ़ापे में दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज इंसान की सबसे बड़ी ताकत है ना। ये सिखाती है कि विज्ञान को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इस साइंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वो जो डिजाइनर बेबीज वगैरह होते हैं वो अपन उनका यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वो बनाए जाते हैं, बायोटेक की मदद से। आज इसकी मदद से जो तुम्हारे डीएनए में कुछ फेरबदल किया जा रहा है। आप लोगों ने आप लोगों की फैमिली में कोई बीमारी है ना, और वो बीमारी आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब आपको उसको ठीक करना है। ऐसी बीमारी है कि वो आपकी पीढ़ी में आगे ट्रांसफर होती जाती है, आपको उसे ठीक करना है। तो आपको ठीक करने के लिए क्या लगेगी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। क्योंकि वो जो बीमारी है, जो भी बीमारी है, वो जीन्स के लेवल पे होती है। आपकी फैमिली के डीएनए में एक ऐसा जीन है जो उस बीमारी को लेकर के जा रहा है, उस बीमारी को कैरी कर रहा है। आप क्या करो, उस जीन को ही हटा दो, वहां से कट कर दो और बाहर कर दो, उसकी जगह दूसरा जीन लगा दो जिससे बीमारी ना हो रही हो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है और बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है ना। सोचो हम जीन को काट रहे हैं, जीन मतलब डीएनए के अंदर होता है जीन। हमारा क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के अंदर जीन्स होंगे, उस जीन को काटना है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कैंची होती होगी हमारे पास, इस कैंची से ऐसे काट देते होंगे, हाल ले धागा सा काट दिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंची होती है, आणविक कैंची बोलते हैं उनको, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं उनको, है ना। CRISPR-9 करके एक टेक्नोलॉजी है, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी, है ना। CRISPR-9 सीजर है वो, उसकी मदद से डीएनए को कट किया जाता है। समझेंगे अपन इसको, जहां तक मैं कोशिश करूंगा, जब ये चैप्टर आएगा तब आप लोगों का इंटरेस्ट बनाओ इसमें कि कैसी कैंची होती है, उससे कैसे काटते हैं उसको, डीएनए को, है ना।
ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही आज मेडिसिन बन पाती हैं। जितनी भी हम मेडिसिन खा रहे हैं वो सब मेडिसिन किसकी वजह से बन पा रही हैं? बायोटेक की मदद से ही बन पा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनी तो कैसे बनी? बायोटेक की मदद से, है ना। क्या था वो? कोरोना जैसा वायरस उसके पास देखा गया था, चिंपैंजी के पास। जैसा कोरोना वायरस दिखता था ना, ऐसा स्पाइक से निकले रहते थे, उसमें एकदम लगता था अजूबा सा, है ना, देखा था वो। तो वैसा ही वायरस देखा गया था चिंपैंजी के पास। तो सोचे कि इससे बनाते हैं वैक्सीन, है ना। कैसे बनती है वैक्सीन आप लोगों को पता है? वैक्सीन में कुछ नहीं होता। वैक्सीन में वही वायरस आपके अंदर डाला जाता है जो वायरस आपको बीमार कर रहा है, उस वायरस को वैसे ही ठूंसा जाता है आपके शरीर में इंजेक्शन के थ्रू, है। हाँ, जैसे कोरोना वायरस है वो आपको बीमार कर रहा है, उसी वायरस को आपके अंदर वैक्सीन के थ्रू डाला जाता है। क्यों क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? जिस वायरस से हम बीमार हो रहे हैं उसी वायरस को हमारी बॉडी के अंदर क्यों डाला जा रहा है? उससे तो हम और बीमार हो जाएंगे। नहीं, उस वायरस को अधमरा कर दिया जाता है ना, उसको थोड़ा हीट कर दिया जाता है, उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं, फिर डाला जाता है अंदर। क्यों? ताकि हमारी एंटीबॉडीज, ताकि हमारे जो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो जाए। जैसे ही तुम्हारे अंदर एक मरा हुआ कोरोना वायरस डालेंगे तो क्या होगा? आपकी जो एंटीबॉडीज हैं, आपके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, वो उसके खिलाफ डेवलप हो जाएंगी। वो आपकी बॉडी को तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं, लेकिन आपकी बॉडी ने पहचान लिया कि ये कोई शत्रु है बाहरी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, वरना ये हमें मुझे क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, अब आप चले गए बाहर, निकल गए, अब रियल कोरोना वायरस आपके अंदर घुस गया, जिंदा, बढ़िया, एकदम हेल्दी। अब हेल्दी जैसे गया तो आपकी बॉडी उसको पहचान लेगी। क्यों पहचान लेगी? क्योंकि वो आपने पहले उसकी बॉडी में मरा हुआ डाल दिया था, है ना। मरा हुआ डाल दिया था तो बॉडी ने तो पहचान लिया ना, बॉडी ने उस मरे हुए के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली थी पहले ही। अब नया वायरस जाएगा तो नए वायरस पर वो क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे, और इस तरह से आपकी बॉडी, आप बीमार होने से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। तो इस तरह से वैक्सीन का ये कॉन्सेप्ट होता है बनाने का। और भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, मैंने एक तुम्हें बेसिक सा समझा दिया, है ना। तो ये सब कहाँ पर होता है? इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होता है। चिंपैंजी से वायरस लिया, उस वायरस से बड़े लेवल पर अपन एंटी वो बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, उस वायरस का बहुत बड़े लेवल पर वायरस बनाएंगे, और बना करके उसको शीशियों में पैक कर करके मार्केट में भेज देंगे। फिर डॉक्टर आपके पास आएगा, उसमें से निकालेगा वही वायरस और आपकी बॉडी में भर देगा, है ना। आप लोगों को देखना है कि कैसे बनाई जाती है वैक्सीन। आप लोग एक मूवी देखना, वैक्सीन वॉर, वैक्सीन वॉर, है ना। उस मूवी में सारी की सारी टेक्नोलॉजी समझाई गई है कि वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। ये बहुत मैंने आसान तरीका आप लोगों को अभी 5 मिनट में समझा दिया। वैक्सीन को बनाने में 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को बनाने में। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी तो करने हैं। आप लोगों ने चलो वैक्सीन बना ली, आप लोगों ने लगा दी इंसानों को, पता चला कि सारा इंसान सारा का सारा मर गया, जितना वो वैक्सीन लगाई सब मर गए, है ना। अब क्या करोगे? ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कम्युनिटी का, समाज का, है ना। लोग बिगड़ जाएंगे समाज में। तो ऐसा ना हो, इसके लिए उसकी टेस्टिंग की जाती है। बंदरों पे टेस्टिंग की जाती है ना। जानवरों पे टेस्टिंग करते हैं, जानवरों के बाद फिर ऐसे मरीजों को ढूंढते हैं टेस्टिंग करने के लिए, मतलब ऐसे लोगों को ढूंढते हैं टेस्टिंग करने के लिए। जैसे 100-200 150 लोग ले लिए, मान लो 10 लोगों पर टेस्टिंग कर ली, कोई बीमार व्यक्ति है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सही नहीं हो रहा, है ना, उसके चांस भी नहीं है कोई ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये कंपनियां जो होती हैं वैक्सीन बनाने वाली, ऐसे लोगों को अप्रोच करती हैं, उनको कुछ पैसे देती हैं कि हमें कुछ दवाई का एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि आदमी तो किसी काम का है नहीं, अब जाना ही है इसको, 100 साल जी लिया, अब कहाँ जाएगा ये। लो 10 लाख रुपए ले लो, तुम मौज करो, और इस पर एक दवाई का एक्सपेरिमेंट करने दो, कर लेने दो, है ना। तो कुछ लोग जो गरीब होते हैं वो माने कि यार मरे हुए आदमी के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, है ना,
क्यों, मरना ही है अगले इंसान को। और अगर वो भी इंसान तैयार है कि वो भी इंसान ये सोचता है कि यार ठीक है, मैं मर के अब कहाँ, मैं जिंदा होकर के कहाँ जाऊंगा, अब जीवित होकर के क्या ही पाल लूंगा अपने जीवन में, इससे अच्छा है कि मेरी फैमिली को कुछ पैसा मिल ही जाएगा। एक काम कर ले, तो कर ले एक्सपेरिमेंट। और उन पे एक्सपेरिमेंट किए, उन पे सफल हुए। अगर एक्सपेरिमेंट वो मर गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको आगे बाकी लोगों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो फिर वो सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, है ना। फिर वो कुछ अच्छे लोगों को देखेंगे, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को, हेल्दी लोगों को। आप लोगों को नहीं पता इस मेडिसिन के वर्ल्ड में कितने कितने भयंकर तरीके के काम होते हैं। अभी आप लोगों को समझाऊंगा ना तो आप डॉक्टर के पास दवाई लेने से डरोगे, ऐसे ऐसे काम करते हैं डॉक्टर, है ना। तो फिर वो बड़ा सैंपल साइज देखते हैं, और उस बड़े सैंपल साइज में वो क्या करते हैं, बड़े लोगों पर ट्रायल करेंगे। फिर वहां देखेंगे कितने लोग इससे सही हुए और कितने लोग इससे बीमार हो गए। अगर 90% 80 पर 80 मतलब 80 क्या कह रहा हूँ, 80% भी लोग उससे सही हो रहे हैं तो वो मानते हैं कि दवा सही है। कम से कम 80% तो उसका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। पता चले कि आप दवाई लगा रहे हो, 80 मर रहे हैं, 20 बच रहे हैं, इसका मतलब वो दवाई अच्छी नहीं है ना। उसको उसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसमें और ठीक सुधार करने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने 100 लोगों को दवाई लगाई, उनमें से 80 लोग बच गए और 20 लोग उससे बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब उसका स्ट्राइक रेट ठीक है। इस दवाई को एक बड़े लेवल पर ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन 80% ही नहीं, और भी परसेंटेज इसमें बढ़ाते हैं, वो ज्यादा रखते हैं ना। तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो फिर अब सोचो, वैक्सीन बनाई, एक कंपनी थी वैक्सीन बनाने वाली, मान लो अमेरिका की कंपनी थी, लेकिन अमेरिका जैसे लोग तो नहीं है ना हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ के लोगों की क्षमता है, वहां के लोगों, वहां की वेदर कंडीशंस यहाँ की वेदर कंडीशन से एकदम अलग है। अब सोचो, वहां के लोगों पर तो तुमने ट्रायल कर लिया, अब आकर के कंपनी ने इंडिया में वैक्सीन लगा दी लोगों को। ये बड़े बड़े देश, पैसे वाले देश अपने देशों के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करते, ये देखते हैं गरीब देशों के लोगों को, है ना। वहां पर जाकर के कंपनियां जाएंगी, वहां गरीब लोगों को पकड़ेंगे, वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे ये लोग। तो ऐसे ही फिर वो देश विदेशों में, जितने भी देशों में लोग हैं, सारे देशों में वो अपनी वैक्सीन दवाएं भेज देते हैं और ट्रायल कराते हैं बड़े लेवल पर, है ना। फिर वो ट्रायल अगर सही होते हैं तब वो दवा क्या होती है, एक फाइनल होती है। एक दवा को बनने में कई साल लग जाते हैं, एक वैक्सीन को बनने में कई साल लग जाते हैं। उनकी यही प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस उसकी धीमी है। ट्रायल होते हैं बहुत लंबे लंबे, पहले छोटे 10 लोगों पर ट्रायल होगा, फिर 100 लोगों पर ट्रायल होगा, उनका रिजल्ट देखा जाएगा, हजारों लोगों पर ट्रायल करेंगे, उसका रिजल्ट देखा जाएगा, है ना। फिर किसी एक देश में ट्रायल करेंगे, फिर सभी देशों में ट्रायल करेंगे, तब जाकर के वो चीजें क्या होती हैं, फाइनल होती हैं, है ना। नींद तो नहीं आ रही है रात को, प्रवचन तो नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है सुन के, हैं? नहीं, अगर बोरिंग लग रहा हो तो बता देना, फिर हम कुछ और करेंगे, हंसी मजाक, सीरियस टॉपिक से हटके। ये बड़ी, सच बता रहा हूँ, ये बड़ा दुविधा है मास्टरों के लिए। मैं तो फिर भी इतना सारा मेरे पास नॉलेज है तो मैं तो किसी भी तरह से मैनेज कर लेता हूँ बच्चों को, लेकिन एक वो टीचर जिसके पास केवल और केवल अपना सब्जेक्टिव ज्ञान है, वो कैसे मैनेज करता होगा, मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे कैसे झेलते होंगे उसको। आज इतना, मतलब इस जो रील्स का जो है ना क्रेज, 1 मिनट में तुम बताओ क्या ही सिखा दोगे बच्चों को। और बच्चा आजकल 1 मिनट भी नहीं देखता, वो 8 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। अब ऐसे में टीचरों का ये वो रहता है, मतलब प्रेशर सर रहता है कि मैं 8 सेकंड में बच्चों को कैसे समझाऊं कोई कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चा मेरे से जुड़ा रहे। खास करके जो हम जैसे जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके लिए, ऑफलाइन वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले जो ध्यान लगाने की क्षमता होती थी बच्चों की, 45 मिनट के पीरियड चलते थे, बच्चा आराम से बैठता था, पढ़ता था 45 मिनट से, अब आकर के वो 8-10 सेकंड का रह गया है। 8-10 सेकंड बच्चा बस कर पाता है फोकस, उसके बाद तो वो फोकस ही उसका भंग हो जाता है 8-10 सेकंड में। चलो, तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी हुई, इसी की मदद से हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना।
जैसे कि हम एग्रीकल्चर में इसका बहुत सारा यूज करते हैं। आपके पास 2 पौधे हैं, आपने अपने खेत में गेहूं बोया है ना, आप अपने खेत में फसल बोते हैं, लेकिन वो फसल हर बार उसको कीड़े खा जाते हैं, आपकी वो फसल ही नहीं ठीक हो पाती। गेहूं के 2 पौधे हैं, एक मान लो पौधा ये रहा, एक मान लो पौधा ये रहा। ये पौधा ऐसा है कि इसको अगर अपन खेत में बोओगे तो खूब ट्रक भर के अनाज होगा ये पौधा, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है यहाँ पे, इसको कीड़े खा जाते हैं, लगा ही नहीं रहता है खेत में, खराब हो जाता है। ये पौधा ऐसा है, खेत में डट के खड़ा रहता है, लेकिन ये पैदावार कम देता है, मतलब अनाज इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या करें, इसको लगाएं, पैदावार ज़्यादा देता है, लेकिन वो खा जाते हैं उसको कीड़े। इसको लगाएं, इसको कीड़े नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन ये पैदावार कम दे रहा है, किसान तो मरा दोनों को लगा के। इसका सॉल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी में मिलता है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका भी जीन निकालते हैं, इसका भी जीन निकालते हैं। ये पैदावार ज़्यादा दे रहा है ना, जो जीन पैदावार ज़्यादा दे रहा है उस जीन को निकालो, इसके अंदर डाल दो, है ना। अब इसके अंदर दोनों क्वालिटी आ गई, ये पैदावार भी ज़्यादा देगा और बीमार भी नहीं होगा। हाइब्रिड सीड आप लोगों ने सुने होंगे, हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड। वो हाइब्रिड बीज क्या है, यही है हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन। इस पेड़ से कुछ क्वालिटी ले ली, इस पेड़ से कुछ क्वालिटी ले ली, दोनों को ले जा करके मिला दिया और एक नया बीज बना दिया, है ना। अब वो बीज आराम से बो दो आप, ना वो खराब होगा और पैदावार भी अच्छी देगा। हमारे यहाँ पे जब खाद्यान्न संकट था देश में, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश के पास लगभग 1960 के आसपास इतना अनाज नहीं था कि हम देश के लोगों का मतलब पेट भर पाएँ। उस समय आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, है ना। हरित क्रांति, हरित क्रांति में क्या किया था, हमने अमेरिका से सीड लेकर के आए थे, अमेरिका से हाइब्रिड सीड लेकर के आए थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं उस समय, अमेरिका से लेकर के आए। फिर हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले इलाके में जहाँ पर जो गंगा नदी बहती थी, और गंगा नदी के मैदानों में इन सीड्स को डाला और उनसे बढ़िया प्रोडक्टिविटी हुई, बढ़िया उत्पादन हुआ, है ना। और इस तरह से हमने अपने खाद्यान्न संकट का क्या किया था, सामना, मतलब उसकी पूर्ति की थी। तो ये सब फिर आजकल तो हम बायोटेक्नोलॉजी का अपने देश में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारी लास्ट की यूनिट है वो तुम्हारी इकोलॉजी, है ना। इस पृथ्वी पर क्या हम अकेले हैं? नहीं है, हमारे साथ पेड़ पौधे हैं, है ना। अगर सोचो तुमने पेड़ पौधों को खत्म किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म होगी। अगर तुमने जानवरों को मारा क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक भी जानवर को आप लोगों ने खत्म कर दिया इस पृथ्वी से, आप खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हमारी फूड चेन होती है। फूड चेन में सबसे नीचे घास होते हैं, फिर घास को खाने वाले, फिर उनको खाने वाले, फिर उनको खाने वाले। अगर तुम इस कड़ी में से एक को भी खत्म कर दो, घास को खत्म कर दो मान लो, क्या तुम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आप शेर को खत्म कर दो, क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि शेर जिनको खाता है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। शेर मान लो गाय को खाता है, बकरी को खाता है, अगर शेर ही ना होगा तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बामौर में इतने सारे गाय भैंस बकरी हो जाएंगे, गली में ठुसमाठुस भरे रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे इनसे, जानवरों से, बाकी के जानवरों से। तो बाकी के जानवर ये सब का सब बैलेंस बना रहे, वो सारी की सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इस इकोलॉजी में पढ़ते हैं। आज की तो आप लोगों की छुट्टी होगी, है ना, पढ़ाते सर के यहाँ। आज तो प्रोग्राम है ना वहाँ, तो आज तो वो पढ़ाएंगे नहीं, ये पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे ना। हाँ, तो प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति नहीं बची तो हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, है ना, हमारी लाइफ क्या हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है। तो ये सब हुआ तुम्हारा इसका इंट्रोडक्शन। क्या मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट कर पाया आप लोगों का इस सब्जेक्ट को लेकर के? आप लोगों को लग रहा है कि ये सब्जेक्ट बहुत भयानक है? नहीं ना, बहुत आसान है ना। और हमारी जो पढ़ाने की जो लैंग्वेज रहेगी
वो बहुत आसान होती है। आप लोग, हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे आपको घर पे, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप बस आधा घंटा दे देना मेरे सब्जेक्ट को, बस आधा घंटा, इससे ज़्यादा मत देना। आप केमिस्ट्री को कितना भी दो, बायोलॉजी फिजिक्स को कितना भी दो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे सब्जेक्ट को अगर आप आधा घंटा भी दे रहे हो, मैं आधा घंटे में ही आपको टॉप कराने की हिम्मत रखता हूँ, सिर्फ आधा घंटे में। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि यहीं पे इनको चीज़ों को अधमरा कर दिया जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादातर चीज़ें यहीं पर याद करा दी जाएंगी, घर पे याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं इतनी बार रिवाइज कराऊंगा, हम जो भी पढ़ेंगे है ना, उसका अगले दिन जैसे ही अपन क्लास लेंगे सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हमने जो भी पढ़ा है उसका हम कल आते ही 10 मिनट क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, कल हम जो भी पढ़ेंगे उसका परसों रिवाइज करेंगे। ठीक है, और फिर जब चैप्टर खत्म होगा फिर मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करा दूंगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा घर पे, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो फिर आप सत्यानाश कर लोगे अपना पढ़ाई लिखाई का। तो वो नहीं करना है, थोड़ा 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 पढ़ते रहना है ताकि बोझा ना बन पाए। ठीक है, नहीं तो जिस तरह से अगर वेट भारी हो जाता है ना आदमी का, फिर वो चल भी नहीं पाता, तो वैसी हालत आपकी हो जाएगी। सोचो एक ऐसी कार है जो 5 लोगों को ले जा सकती है, आपने उस कार में 10 लोग बिठा दिए, क्या होगा उस कार के साथ? उसके टायर आयर फटेंगे, कहीं हवा निकलेगी, है ना, लोड पड़ेगा उस पर, चलेगी नहीं, प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है हमारी जर्नी में। तो आप लोगों के लिए भी एंड टाइम पर चल करके फिर ऐसी ही प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। फिर आप कहेंगे सर इम्पोर्टेंट दे दो सर, अब सर बचा लो सर, अब सर नोट्स दे दो सर, अब ऐसा कर दो सर, वैसा कर दो, हम तो मर गए सर, फेल हो गए सर, कैसे पास होंगे, है ना। और लास्ट ईयर के बच्चों का यही हाल रहा था। मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के दिए। सोचो मैंने कम से कम 25-30 घंटे मेहनत करी, 25-30 घंटे सारा कुछ पढ़ा लिखाने के बाद में लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनको लिस्ट बना के भी दे दी कि चलो ये रहे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे नहीं सर, आंसर लिख के दो सर, उनको आंसर चाहिए साथ में। मैंने कहा नोट्स में ढूंढ लो आंसर, इतना टाइम ही नहीं है नोट्स में ढूंढने के लिए, कहाँ ढूंढेंगे नोट्स में, अब तो सर आंसर लिख के दो। फिर मैंने उनको आंसर भी साथ में लिख करके वो सब उनको दिए, क्या करके आए हैं पता नहीं, रिजल्ट पता चलेगा कुछ। बाकी आप लोग अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं कि सर हमें ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। आप लोगों के सुझाव जरूर कंसिडर किए जाएंगे, अगर वो ज़्यादा कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं तो, है ना। ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आपके सुझाव मान लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो फिर शायद वो सुझाव ना माने जाएं। लेकिन आप लोग अपने सुझाव जरूर देना कि सर आप जिस तरह से पढ़ा रहे हो उसमें ये चीज़ ऐड कर लो या इस तरह से कर लो। ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, हैं, ठीक है।